नमो नमः। अभी आपने लघु जातकम के तीसरे श्लोक के विषय में पढ़ा, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन के विषय में बताया गया था। अब आप लघु जातक ग्रंथ के राशि प्रभेदाध्याय के चतुर्थ एवं पंचम श्लोक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काल पुरुष के अंगों के बारे में बताया गया है, अर्थात कौन कौन सी राशियां किस किस अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका प्रयोजन क्या है, उससे लाभ क्या है या फिर उसका उपयोग किस प्रकार से करें, वह चतुर्थ एवं पंचम श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने बताया है। आप वह श्लोक देखें और श्लोक के अन्वय तथा भावार्थ को समझें। श्लोक इस प्रकार से है। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानि उरु जानु जंघे चरणाविति राशयो जाद्याः काल नरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसव काले सदसद्ग्रह संयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। यह इसका मूल पाठ हो गया। अब आप इस मूल पाठ के अन्वय को देखें। अजाद्याः राशयः शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटि बस्ति गुह्य उरु जानु जंघे चरणाविति संज्ञानि भवन्ति पुरुषाणां प्रसवकाले कालनरस्यावयवान् चिन्तयेत् ते सदसद्ग्रह संयोगात् पुष्टाः सोपद्रवाः भवन्ति। यह हुआ इस श्लोक का अन्वय। अब इस दोनों श्लोक के व्याख्या को संस्कृत में और हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। अजाद्याः मेषादिः अर्थात मेष से प्रारंभ करके, राशयः भानि अर्थात राशियां, मतलब मेष से प्रारंभ करके मीन राशि तक पर्यंत जितनी भी राशियां होती हैं वह क्रमशः शीर्षम ऊर्ध्वम अर्थात शीर्ष भाग का, मुखम अर्थात आस्यम अर्थात मुख या चेहरा, बाहु अर्थात हस्तौ दोनों भुजाएं और वक्षस्थल, हृदयम वक्षस्थल या हृदय का जो भाग होता है, उदराणि क्रोडम अर्थात पेट, कटिः मध्य भाग अर्थात जिसे हम कमर कहते हैं, बस्तिः कटि गुदयोः मध्य भाग, कटि और गुप्तांग के मध्य का जो स्थान होता है उसे हम बस्ती कहते हैं, गुह्यम गुप्तांगम अर्थात हमारा जो गुप्त अंग है, उरु अर्थात गुप्तांग के नीचे का स्थान, मतलब घुटने से ऊपर का जो स्थान होता है उसे उरु कहते हैं, जानु जानु अर्थात दोनों घुटने हमारे, जंघे जंघाद्वयम अर्थात घुटनों से नीचे का जो स्थान होता है उसे जंघा कहते हैं, चरणाविति पादौ इति अर्थात दोनों पैर, संज्ञानि संज्ञाः भवन्ति अर्थात मेषादि जो भी राशियां हैं मीन पर्यंत वह क्रमशः इन अंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका उपयोग क्या है, उसके लिए आचार्य ने कहा पुरुषाणाम अर्थात मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों के, प्रसव काले अर्थात जन्म काल में, मतलब जब मनुष्य का या जातक का जन्म होता है तो उस समय में
काल नरस्य काल पुरुषस्य, जो यह काल पुरुष है, उसके अवयवान अंगानी, अवयव अर्थात अंगों को, चिंतयेत विचारयेत अर्थात विचार करना चाहिए। किस प्रकार विचार करना चाहिए? तो कहते हैं ते अवयवाः अर्थात वे जो अवयव हैं, सद असद ग्रह संयोगात, शुभाशुभ ग्रह योगात अर्थात शुभ और अशुभ ग्रह के संयोग होने पर, पुष्टाः बलवन्तः मतलब मजबूत होते हैं, और सोपद्रवाः कष्ट सहिताः भवन्ति अर्थात कष्ट से युक्त होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो राशि जिस अंग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, यदि वह राशि उस राशि में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो वह ग्रह उस अंग विशेष को प्रभावित करेगा, और यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वह अंग अन्य अंगों की अपेक्षा में मजबूत होगा, दिखने में सुंदर होगा और आकर्षक होगा। आप इस चक्र के माध्यम से इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी राशियां किस किस अंग का बोध कराती हैं। जैसे मेष राशि है वह मस्तक का बोध कराती है, वृषभ राशि मुख का, मिथुन राशि भुजा का या फिर वक्षस्थल हम कहें, कर्क राशि हृदय का, सिंह राशि उदर का, कन्या राशि कमर का, तुला राशि नाभि के नीचे के स्थान को तुला राशि प्रदर्शित करती है, वृश्चिक राशि गुप्तांग को प्रदर्शित करती है, धनु राशि जांघ को प्रदर्शित करती है, मकर राशि दोनों घुटनों को, कुंभ राशि जंघा को जिसे घुटने के नीचे का भाग कहा जाता है, और मीन राशि पैर का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन सी राशियां किस किस अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं, और उसी के आधार पर शुभाशुभ फल का कथन किया जाता है कि अमुक जातक के किस अंग विशेष में परेशानी होगी, उसका परिज्ञान राशियों के आधार पर करते हैं। आप यह चक्र देखें, यह चित्र देखें, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है एक काल पुरुष है और उसके मस्तक पर मेष राशि विद्यमान है, अर्थात मेष राशि उसके मस्तक को प्रदर्शित कर रही है। उसी प्रकार से वृषभ राशि मुख को प्रदर्शित कर रही है, मिथुन राशि स्तनों के मध्य भाग को प्रदर्शित कर रही है, कर्क राशि हृदय को। तो यह चित्र आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसमें कौन कौन सी राशियां किस किस अंग को प्रदर्शित कर रही हैं, उसको स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें कि हम कैसे समझेंगे जन्म कुंडली को देख करके कि अमुक व्यक्ति के अमुक अंग में पीड़ा होगी या अमुक अंग में शुभता प्राप्त होगी अथवा वह अंग विशेष उत्तम कोटि का माना जाएगा। तो यह एक जन्म कुंडली लेते हैं। जन्म कुंडली के विषय में आगे के अध्यायों में आपको बताया जाएगा। आप यह एक कल्पित जन्मांग देखें, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। मेष लग्न है, एक जहां पर लिखा हुआ है वह जो भाव होता है उसे हम लग्न कहते हैं। वहां पर कोई सी भी राशि हो सकती है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। वृषभ राशि रहेगी तो वृषभ लग्न कहेंगे, मेष राशि है तो उसे हम मेष लग्न कहेंगे। इसी प्रकार से क्रमशः जो 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं वह राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर राशियों को बतलाते हैं। एक कहने का तात्पर्य यही है कि वह मेष राशि है। इसी प्रकार से 12 जहां लिखा है वह मीन राशि है। इसी प्रकार से 12 भाव होते हैं। जहां एक लिखा हुआ है वह जो चतुष्कोण बना हुआ है, जो एक बॉक्स बना हुआ है, वह भाव है, मतलब प्रथम भाव है, अर्थात वह
प्रथम भाव होने के नाते उससे अनेक विषयों का विचार किया जाता है। भाव कहने का तात्पर्य यही होता है कि चिंतन करना। तो मेष लग्न की यह कुंडली है। वृषभ राशि में मंगल, चंद्र, बृहस्पति बैठे हुए हैं। सिंह राशि में केतु है। कन्या राशि में सूर्य है। तुला राशि में शुक्र बुध है। शनि मकर राशि में है। राहु कुंभ राशि में है। तो पहले पाप ग्रह हम देख लेते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु यह पाप ग्रह माने जाते हैं। तो आप इस कुंडली में देखें तो जहाँ पर कन्या राशि है, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, उस स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है, अर्थात कन्या राशि में सूर्य बैठा हुआ है। तो कन्या राशि, जैसे कि हमने पहले अभी चक्र के माध्यम से समझा, कन्या राशि जो है कमर को प्रदर्शित करती है और उस अंग विभाग में सूर्य जो कि पाप ग्रह है वह बैठा हुआ है। इसलिए जातक के कमर वाले भाग में परेशानी होगी, या तो उसमें किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, या कमर से परेशानी हो सकती है, या किसी प्रकार से उसमें व्रण हो सकता है, या विकार हो सकता है। मतलब अनेक संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन वह अंग अन्य अंग की अपेक्षा कमजोर तो रहेगा ही रहेगा। ग्रहों के भी अनेक धातुएं बताई गई हैं, वह आपको आगे के अध्यायों में समझाया जाएगा। अभी आप इतना ही समझें कि जिस राशि में पाप ग्रह रहता है वह अंग अशुभ होता है, मतलब उस अंग में रोग होता है, व्रण होता है, घाव लगता है, निशान होते हैं। इसी प्रकार से आप देखें तुला राशि में शुक्र है और बुध बैठा हुआ है। शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो तुला राशि जो वस्ती का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात नाभि के नीचे का जो भाग होता है और गुप्तांग से ऊपर का जो भाग होता है उसको वह प्रदर्शित करता है। तो तुला राशि में शुभ ग्रह है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह अंग विशेष अर्थात जो वस्ती स्थान है वह शुभ रहेगा, वह पुष्ट रहेगा। वह उस अंग विशेष में तिल हो सकता है, या कोई किसी प्रकार का मशक हो सकता है, या वह अंग अन्य अंगों की अपेक्षा अत्यंत पुष्ट हो सकता है, मजबूत हो सकता है, देखने में वह सुंदर दिखाई देने वाला हो सकता है। तो इसी प्रकार से जिस जिस अंग विभाग में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं वह अंग विभाग नुकसानदायक रहेगा, उसमें चोट व्रण इत्यादि हो सकते हैं। और जिसमें शुभ ग्रह हैं तो वह अंग विशेष उत्तम कोटि का कहा जाएगा। यह विचार केवल राशियों से ही नहीं किया जाता है, अपितु भाव से भी करते हैं। और कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसको आप शीर्ष मान करके उससे अन्य अंगों का बोध करें। यदि लग्न को मेष राशि मानेंगे तब तो स्थिति अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि लग्न भी हमारा मेष स्थान है और प्रथम भाव भी जो है वह शीर्ष को प्रतिनिधित्व करता है, मेष राशि भी शीर्ष को प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यदि लग्न बदल जाए, कन्या लग्न हो जाए, तो वहाँ पर लग्न तो शीर्ष का ही प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन कन्या राशि जो होगी वह कटी भाग का प्रतिनिधित्व करेगी। तो अपने विवेक से या फिर ग्रहों के बलाबल से, मतलब वह भाव बलवान है या फिर राशि बलवान है, उसके अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है। तो किस अंग विशेष में रोग होगा, व्रण होगा, मशक इत्यादि होंगे, वह जन्म कुंडली देख करके इस श्लोक के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।